हेलो प्रिय छात्र छात्राओं, मैं हूं अमकिपाल। इतिहास की कक्षा में आपका स्वागत है। हम आपको करा रहे हैं अर्धवार्षिक परीक्षा का प्रश्न पत्र। यहाँ पर हम इस प्रश्न पत्र को हल कर रहे हैं। इसका पहला भाग एक आ चुका है, पार्ट 1। ये इसका सेकंड पार्ट है और एक पार्ट इसका और आएगा। प्रिय छात्र छात्राओं, इस वीडियो को आप देखने से पहले अपने साथ में नोटबुक जरूर रख लीजिए और इन क्वेश्चंस के जो आंसर हैं उसमें जितने भी बिंदु दिए गए हैं, जो पॉइंट्स दिए गए हैं, आप उनको नोट करते हुए चलिए। टाइम वेस्ट ना करते हुए हम आगे चलते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर आ चुका है। ये ऑस्ट्रेलोपिथेकस एवं होमो के मध्य अंतर क्या था, हमारा एक क्वेश्चन था। तो इसको हम ऐसा करते हैं, दो भागों में इसको बांट लेना है आपने और उसका आंसर आपने कॉपी के अंदर लिखना है। इससे ये होगा कि आपका जो अंतर है वो बिल्कुल सही तरीके से, स्पष्ट तरीके से आपको समझ में भी आ जाएगा और आप इसको लिखने में भी आपको आसानी रहेगी। और एग्जामिनर जिस समय कॉपी चेक करता है तो उसको भी बिल्कुल एकदम सही तरीके से आंकलन करने में सुविधा उपलब्ध होती है। तो पहला होगा, जैसे कि ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बारे में कहते हैं कि इसका मस्तिष्क का आकार छोटा होता है, किसकी अपेक्षा? होमो की अपेक्षा। और होमो का जो मस्तिष्क का आकार वह बड़ा होता है। ऑस्ट्रेलोपिथेकस के जबड़े बड़े होते हैं होमो की अपेक्षा और होमो के जो जबड़े हैं वो छोटे होते हैं। इसी प्रकार से दांत की बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस के जो दांत हैं वो बड़े होते हैं और यहाँ पर जो होमो है उसके जबड़े छोटे होते हैं। तो इस प्रकार से मुख्य रूप से हम देखते हैं कि ऑस्ट्रेलोपिथेकस और होमो के बीच में यहाँ पर मुख्य रूप से 3 अंतर दिखाई देते हैं। एक तो मस्तिष्क के, ऑस्ट्रेलोपिथेकस का मस्तिष्क जो है छोटा होता है, जबकि होमो का मस्तिष्क का आकार बड़ा होता है, क्योंकि वो चिंतनशील हो जाता है, सोचने समझने की क्षमता उसकी बढ़ जाती है, जबकि ऑस्ट्रेलोपिथेकस की इतनी सोचने समझने की क्षमता उतनी ज़्यादा नहीं होती। जबकि होमो जो होता है उसकी सोचने समझने की क्षमता अधिक हो गई। अब जबड़े बड़े होते हैं ऑस्ट्रेलोपिथेकस के और जो होमो है उसके जबड़े छोटे होते हैं। जबड़े बड़े होने का कारण ये है कि क्योंकि हाथों का इतना अच्छी तरह से उपयोग नहीं कर पाता करते, लेकिन ज़्यादा उपयोग नहीं करते। जैसे खाने के लिए और पीने के लिए जो है सीधा डायरेक्ट जबड़े से, मुंह से ही उपयोग किया जाता था, इसलिए जबड़े बड़े होते थे। होमो अब यहाँ पर जो मुंह से या मुख से होने वाली, जबड़े से होने वाली जो क्रियाएं थी उनकी जगह हाथों का उपयोग करने लगा। इसी प्रकार से दांत के बारे में भी यही कहा जाएगा कि दांतों का उपयोग ज़्यादा था, लेकिन अब होमो जो है वो सिर्फ दांतों का उपयोग चबाने के लिए करता था। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ऑस्ट्रेलोपिथेकस और होमो के बीच में मुख्य अंतर ये थे। नेक्स्ट आगे चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा, रोम की शहरी जीवन की एक विशेषता लिखिए। रोम के शहरी जीवन की विशेषता लिखिए। तो देखते हैं यहाँ पर, तो रोम के शहरी जीवन की यहाँ पर जो सार्वजनिक स्नान गृह रोम के शहरी जीवन की एक खास विशेषता थी। मुख्य रूप से क्या है, यहाँ पर सार्वजनिक स्नान गृह होता था। सभी शहरों में सार्वजनिक स्नान गृह होता था, जो सभी शहरों की एक मुख्य खास विशेषता होती थी। और दूसरा हम देख सकते हैं कि जो रोम के जो शहरी लोगों को उच्च स्तर के मनोरंजन उपलब्ध होते थे। शहरों में उच्च स्तर के मनोरंजन उपलब्ध होते थे। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि दूसरी विशेषता हम लिख सकते हैं कि उच्च स्तर के मनोरंजन उपलब्ध होना, लोगों को शहरों में उच्च स्तर के मनोरंजन उपलब्ध होना। नेक्स्ट आगे हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, ऊंट की लड़ाई किस किस के मध्य लड़ी गई थी? ऊंट की लड़ाई किस किस के मध्य लड़ी गई थी? तो हम यहाँ पर देखते हैं कि ऊंट की लड़ाई जो थी वो अली ने अपने आप को कुफा में स्थापित कर लिया, यानी कि वो कुफा में आ गया था और मोहम्मद की पत्नी आयशा के नेतृत्व वाली सेना को ऊंट की लड़ाई में 657 ईस्वी में पराजित किया था। मुख्य बात क्या है, देखते हैं ऊंट की लड़ाई किस किस के मध्य लड़ी गई थी। अली ने अपने आप को कुफा में स्थापित कर लिया और मोहम्मद की पत्नी आयशा के नेतृत्व वाली सेना को ऊंट की लड़ाई, यानी कि जो कि 657 ईस्वी में हुई थी, उसमें पराजित किया था। नेक्स्ट आगे देखते हैं हम। कुरिलताई क्या थी? कुरिलताई क्या थी? तो कुरिलताई क्या है, मंगोल कबीले के सरदारों की एक सभा है। मंगोल सरदारों के कबीले हैं। जैसे मंगोल जो कबीले होते थे
उनके जो सरदार होते थे उन सरदारों की एक सभा होती थी जिसको कुरिलताइल कहा जाता था। मंगोलों के कबीलों के सरदारों की एक सभा होती थी जिसको कुरिलताइल कहा जाता था। और कुरिलताइल सभा द्वारा ही तेमुजीन, तेमुजीन मतलब जो चंगेज खान था, चंगेज खान का प्रारंभिक नाम पहले उसको तेमुजीन के नाम से जाना जाता था, तो तेमुजीन को चंगेज खान की उपाधि दी थी, वह कुरिलताई के द्वारा ही दी गई थी। और कुरिलताई ने ही इसको मंगोलों का महानायक भी घोषित किया था। चंगेज खान की उपाधि देने वाली भी कुरिलताई थी। और दूसरा, क्षेत्रीय निरंतरता का मॉडल। इस प्रकार से ये दो तरह के यहाँ पर मॉडल दिए गए हैं, प्रतिस्थापन मॉडल और क्षेत्रीय निरंतरता का मॉडल। लेकिन हमारे पास जो क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया मानव उद्भव के प्रतिस्थापन मॉडल के पक्ष में क्या तर्क दिए गए हैं। इन्होंने प्रतिस्थापन मॉडल जो दिया है मानव के विकास या मानव के उद्भव के विषय में, मानव के उद्भव के विषय में क्या इन्होंने अपने तर्क दिए हैं। उत्तर देखते हैं। प्रतिस्थापन मॉडल में यह कल्पना की गई कि मानव के सभी पुराने रूप चाहे वे कहीं भी थे बदल गए, उनका स्थान पूरी तरह आधुनिक मानव ने ले लिया। इस प्रकार या इस विचारधारा का समर्थन इस साक्ष्य से होता है कि आधुनिक मानव में सर्वत्र शारीरिक और जननिक यानी उत्पत्ति मूलक समरूपता पाई जाती है। यानी कि मनुष्य चाहे कहीं पर भी हो, किसी भी जगह पर हो, उसके अंदर जो मेन जो लक्षण है, मुख्य जो लक्षण है, मुख्य जो उसकी जो पहचान है, एक तो शारीरिक और जननांगी यानी कि जननांगी उत्पत्ति मूलक समरूपता एक पाई जाती है। प्रजनन जो किया जाता है वो एक ही तरह से होता है, चाहे दुनिया का किसी भी तरह का इंसान कहीं पर भी हो। कि देखते हैं, हमारा क्वेश्चन है मानव उद्भव के प्रतिस्थापन मॉडल के पक्ष में दिए गए तर्कों पर चर्चा कीजिए। तो इसका उत्तर है यहाँ पर, प्रतिस्थापन मॉडल में यह कल्पना की गई कि मानव के सभी पुराने रूप चाहे वे कहीं भी थे बदल गए, उनका स्थान पूरी तरह से आधुनिक मानव ने ले लिया। यानी कि मनुष्य की उत्पत्ति जैसे कहा जाता है कि अफ्रीका से हुई है और अफ्रीका से चल के मनुष्य अलग अलग महाद्वीपों में पहुंचा, यूरोप में पहुंचा, एशिया में पहुंचा। तो हम देखते हैं कि जो बाह्य स्वरूप है मनुष्य का वो अलग अलग हो चुका है, उसका रंग रूप बदल चुका है। जैसे कि यूरोप में क्या होता है कि वहाँ के लोगों का रंग साफ होता है, गोरे होते हैं, अफ्रीका के लोग काले होते हैं, और एशिया के लोग जो हैं जैसे कि थोड़ा गोरे और काले दोनों तरह के होते हैं, मिक्स कलर होता है। तो ये प्रभाव पड़ा है, ये जो है वो अलग है। तो यहाँ पर कहा गया कि प्रतिस्थापन मॉडल में यह कल्पना की गई कि मानव के सभी पुराने रूप चाहे वे कहीं भी थे बदल गए, उनका स्थान पूरी तरह आधुनिक मानव ने ले लिया। और इस प्रकार विचारधारा का समर्थन इस साक्ष्य से होता है कि आधुनिक मानव में सर्वत्र शारीरिक और जननांगी यानी उत्पत्ति मूलक समरूपता पाई जाती है, एक जैसी ही पाई जाती है। इससे कहा जाता है कि मनुष्य की उत्पत्ति एक ही जगह पर हुई है और वहां से वो विस्थापन होकर आए हैं, अलग अलग जगह पर फैले हैं। इसको कहा गया प्रतिस्थापन मॉडल। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हमारा है, आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि पुराने मंदिर बहुत कुछ घर जैसे ही थे। हमारा क्वेश्चन यहाँ पर यह है। तो उत्तर प्रारंभ करते हैं। कुछ प्राचीन मंदिर साधारण घरों से अलग किस्म के नहीं होते थे क्योंकि मंदिर में किसी स्थानीय देवता का वास होता था, स्थानीय देवता का वास होता था और मंदिरों की बाहरी दीवारें विशेष अंतरालों के बाद भीतर और बाहर की ओर मुड़ी होती थी। यही इन मंदिरों की मुख्य विशेषता थी और सामान्य घरों की दीवारें ऐसी नहीं होती थी। ठीक है, सामान्य दीवारें ऐसी नहीं होती थी। कुछ प्राचीन, देखिए एक बार फिर देखते हैं कि यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है हमारे से कि पुराने मंदिर बहुत कुछ घर जैसे होते थे। जैसे कि हम मेसोपोटामिया से चैप्टर से संबंधित ये क्वेश्चन है, मेसोपोटामिया के बारे में यहाँ बात कर रहे हैं। और मेसोपोटामिया में ये बताया गया कि वहां पर जो मंदिर थे वो घरों की तरह के ही होते थे, उनकी जो संरचना होती थी वो घर के जैसी होती थी। तो यहाँ पर माना गया कि जो घर के जैसी इसलिए होती थी क्योंकि जो मंदिर होते थे वो स्थानीय देवता का ही घर होते थे, स्थानीय देवता का वह वास होते थे। और मंदिरों की जो बाहरी दीवारें विशेष अंतरालों के बाद भीतर और बाहर की ओर मुड़ी होती थी। यानी कि जो मंदिर होते थे उनकी जो दीवार होती थी वो सीधी नहीं होती थी, वह ऐसे होती थी,
अंदर गए फिर बाहर, ऐसे दीवार होती थी उनकी ये। तो इस तरह से अंदर बाहर उसकी दीवार होती थी मंदिरों की। तो इस तरह से उसकी संरचना यहाँ पर बनी होती थी। तो यहाँ पर देखते हैं कि मंदिरों की जो बाहरी दीवारें विशेष अंतराल के बाद भीतर और बाहर की ओर मुड़ी होती थी। यही इन मंदिरों की मुख्य विशेषता थी। सामान्य घरों की दीवारें ऐसी नहीं होती थी। सामान्य जो घर होते थे उनकी दीवारें इस प्रकार की नहीं होती, तो सामान्य घर होते थे। मंदिरों में और सामान्य घरों में ये अंतर होता था यहाँ पर। तो पुराने मंदिर बहुत कुछ घर जैसे ही होते थे। ऐसा क्यों सोचते हैं? क्योंकि जो मंदिर होते थे, मंदिरों में भी स्थानीय देवता का वास होता था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हम करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, ये क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 16। आपको क्या लगता है कि रोमन सरकार ने चांदी की मुद्रा को ढालना क्यों बंद किया होगा, और वह सिक्के के उत्पादन के लिए कौन सी धातु का उपयोग करने लगे? ये हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर। तो इसका उत्तर है, देखिए सिंपल सी शब्दों में पहले हम ये कहेंगे कि रोमन सरकार ने चांदी की मुद्रा ढालना इसलिए बंद कर दिया या इसलिए बंद किया क्योंकि रोम में कि जो जहाँ पर रोम को जो चांदी उपलब्ध होती थी स्पेन की खानों से, वहां से चांदी मिलना बंद हो चुका था, चांदी निकलना बंद हो चुका था, या कहेंगे चांदी का उत्पादन बंद हो चुका था। तो इस प्रकार से अब रोम को पर्याप्त मात्रा में चांदी उपलब्ध नहीं हो रही थी, इसलिए चांदी की पर्याप्तता न होने के कारण उन्होंने चांदी की मुद्रा को ढालना बंद कर दिया और अब उसके स्थान पर रोम ने सोने के सिक्के ढालना शुरू कर दिया। तो यहाँ पर कॉन्स्टेंटाइन वहाँ के जो सम्राट थे, शासक थे, कॉन्स्टेंटाइन ने सोने पर आधारित नई मौद्रिक प्रणाली की स्थापना की और सोने की धातु का मुद्रा बनाने का उपयोग किया और सॉलिडस नामक एक सिक्का उन्होंने जारी किया। सॉलिडस नामक सिक्का जो होता था वो शुद्ध सोने का सिक्का बना हुआ होता था और जो वहाँ के कर्मचारी होते थे उनको भी जो वेतन दिया जाता था वो सोने के सिक्के के रूप में दिया जाने लगा। इसलिए हुआ क्योंकि जो चांदी स्पेन के खानों से मिलती थी वह अब चांदी मिलना उनको बंद हो गई थी। चांदी की यानी कि उत्पादकता वहां पर घट चुकी थी या खत्म हो चुकी थी। इस प्रकार से चांदी न मिलने के कारण रोम को सोने के सिक्के ढालने पड़े। इसका आंसर ये होगा। एक बार फिर देखते हैं उत्तर। रोम सरकार ने चांदी की मुद्रा ढालना इसलिए बंद कर दिया क्योंकि स्पेन की खानों से चांदी मिलना बंद हो गई थी और रोम सरकार के पास पर्याप्त चांदी नहीं थी। कॉन्स्टेंटाइन वहां के जो शासक थे ने सोने पर आधारित नई मौद्रिक प्रणाली स्थापित की और सोने की धातु का मुद्रा उन्होंने बनानी प्रारंभ की। सोने की धातु का एक सिक्का उन्होंने चलाया था, सॉलिडस नामक सिक्का चलाया जो कि शुद्ध सोने का सिक्का होता था। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 17। खिलाफत के प्रमुख उद्देश्य क्या थे? यहाँ पर मुख्य रूप से पूछा गया खिलाफत के उद्देश्य पूछा गया कि खिलाफत के उद्देश्य क्या थे। तो खिलाफत के दो प्रमुख उद्देश्य होते थे। नंबर 1 पहला उद्देश्य ये होता था, एक तो कबीले पर नियंत्रण स्थापित करना। जो उनके अपने कबीले होते थे उन कबीलों पर नियंत्रण स्थापित करना जिनसे मिलकर उम्मा का गठन होता था। सभी जो कबीले थे उन कबीलों से मिलकर उम्मा का गठन हुआ था और इससे ये उनका उद्देश्य था। दूसरा उद्देश्य उनका ये होता था कि राज्य के लिए संसाधन जुटाना। तो खिलाफत के प्रमुख उद्देश्य दो क्या हो गए? कबीलों पर नियंत्रण स्थापित करना जिनसे मिलकर उम्मा का गठन होता था। दूसरा उद्देश्य था राज्य के लिए संसाधन जुटाना। अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। नेक्स्ट ये क्वेश्चन 18 हमारा है। चंगेज खान ने यह क्यों अनुभव किया कि मंगोल कबीलों को नवीन सामाजिक और सैनिक इकाइयों में विभक्त करने की आवश्यकता है? इसका उत्तर होगा, मंगोलों के विभिन्न निकायों में अलग अलग प्रकार के लोगों का एक विशाल समूह सम्मिलित था जिन्होंने चंगेज खान की सत्ता को स्वेच्छा से स्वीकार कर लिया था, जिसमें या इसमें पराजित लोग भी शामिल थे। चंगेज खान इन विभिन्न जनजातीय समूह की पहचान को क्रमबद्ध रूप से मिटाकर उन्हें एक नई पहचान देना चाहता था, इसलिए उसे मंगोल कबीलों को नवीन सामाजिक और सैनिक इकाइयों में विभक्त करने की आवश्यकता अनुभव हुई, ये महसूस हुई। देखिए यहाँ पर यह कहा गया
कि चंगेज खान जिस समय चंगेज खान ने अपना विजय अभियान चलाया तो उसको बहुत सारे कबीलों को विजय करना पड़ा, बहुत सारे कबीलों को पराजित करना पड़ा, बहुत सारे जनजातीय समुदायों को उसको पराजित करना पड़ा। उनके अपने अपने कबीले होते थे। जिस समय उसने अपने इन कबीलों को पराजित किया तो फिर इन कबीलों को अपने साथ मिलाने के लिए, एक अपनेत्व देने के लिए और अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए किस प्रकार से इनको अपने साथ मिलाया जाए, तो उनकी जो पुरानी पहचान थी उसको मिटा करके उन सब चीज़ों को, जो भी अभी तक युद्ध हुए हैं या जितने भी जो विद्वेष हुए हैं, उनको सबको मिटा करके उन्होंने एक सामाजिक संगठन बनाया और उसको वहां पर उन्होंने अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए उन सभी संगठनों को सैनिक इकाइयों के रूप में भी विभक्त किया। और इसलिए उन्होंने ऐसा अनुभव किया था क्योंकि जिससे कि उनकी सैनिक शक्ति और सामाजिक शक्ति दोनों तरह की बढ़ सके। एक बार फिर हम उत्तर देखते हैं कि क्वेश्चन देखते हैं, चंगेज खान ने यह क्यों अनुभव किया कि मंगोल कबीलों को नवीन सामाजिक और सैनिक इकाइयों में विभक्त करने की आवश्यकता है? उत्तर है इसका, मंगोलों के विभिन्न निकायों में अलग अलग प्रकार के लोगों का एक विशाल समूह सम्मिलित था। यानी कि मंगोल के जो जितने भी निकाय थे उसमें सब अलग अलग तरह के, अलग अलग समुदायों के, अलग अलग जनजातीय वर्गों के, अलग अलग कबीलों के लोगों का एक समूह था, सम्मिलित था, जिन्होंने चंगेज खान की सत्ता को स्वेच्छा से अपने आप से स्वीकार कर लिया था। और इसमें वो लोग भी थे जिनको चंगेज खान ने पराजित किया था। चंगेज खान इन विभिन्न जनजातीय समूहों की पहचान को क्रमबद्ध रूप से मिटाकर उन्हें एक नई पहचान देना चाहता था। इसलिए उसे मंगोल कबीलों को नवीन सामाजिक और सैनिक इकाइयों में विभक्त करने की आवश्यकता महसूस हुई। अगला क्वेश्चन है हमारा, आगे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 19 हमारा है। क्वेश्चन नंबर 19 है ये, मध्यकालीन मठों का क्या कार्य था? मध्यकालीन जो मठ थे उनका क्या कार्य होता था? तो यहाँ पर देखते हैं, मध्यकालीन जो चर्च थे, मध्यकाल में चर्चों के अतिरिक्त धार्मिक गतिविधियों का केंद्र मठ होते थे। यानी चर्च के अलावा, चर्च के अतिरिक्त यहाँ पर जो धार्मिक गतिविधियों का महत्वपूर्ण केंद्र होते थे इस समय, वो चर्च होते थे। और मठ की आबादी से दूर स्थापित किए जाते, जो दूर दराज यानी कि शहरों से दूर एकांत स्थानों पर, प्राकृतिक जो एकांत स्थान होते थे उन स्थानों पर मठों की स्थापना की जाती थी। मठ एक तरह से आश्रम की तरह होते थे, तो मठों की स्थापना की जाती थी। मठों में भिक्षु रहा करते थे। जो भिक्षु होते थे वो मठों में रहते थे, जो धर्म की शिक्षा लेते थे, धर्म के प्रचार के लिए, धर्म के कार्य वो करते थे। तो जो भिक्षु होते थे मठों में रहते थे तो प्रार्थना करते। अगला क्वेश्चन है हमारा 19 और इसका जैसे कि मध्यकालीन मठों का क्या कार्य था। क्वेश्चन हमारा है, मध्यकालीन मठों का क्या कार्य है? उत्तर देखते हैं, मध्यकाल में चर्च के अतिरिक्त धार्मिक गतिविधि का केंद्र मठ होते थे। धार्मिक गतिविधि का केंद्र यहाँ पर यह कहा कि मध्यकाल में चर्च के अतिरिक्त धार्मिक गतिविधि का केंद्र मठ होते थे। महत्वपूर्ण बात है, इसको आप ध्यान रखिए। और मठ जो बनाए जाते थे तो आबादी से दूर स्थापित किए जाते थे। जहाँ पर जो शहर होते थे या घनी आबादियां होती थी उनसे दूर एकांत स्थानों में मठों की स्थापना की जाती थी, मठ स्थापित किए जाते हैं। मठों में दूसरा पॉइंट हमारा है, मठों में भिक्षु रहा करते थे जिनको भिक्षु और भिक्षुणी भी, कुछ मठ ऐसे होते थे जिनमें भिक्षुणी भी रहा करती थी। और मठों में भिक्षु रहा करते थे। भिक्षुओं का जो कार्य होता था वे प्रार्थना करते थे, धर्म की प्रार्थना करते थे, ईश्वर की प्रार्थना करते थे, अध्ययन करते थे, धर्म से संबंधित अध्ययन करते थे और कृषि का भी कुछ कार्य करते थे। जो मठों को जो जमीन मिली होती थी, जो भूमि दी जाती थी, उसमें वे कृषि कार्य भी करते थे। तो इस प्रकार से मठों में रहने वाले जो भिक्षु थे वो ईश्वर की प्रार्थना करते थे, धर्म का अध्ययन करते थे और कृषि कार्य भी करते थे। मठों का मुख्य कार्य धार्मिक प्रचार प्रसार का होता था। मेन बात क्या है, मठों का मुख्य कार्य धार्मिक प्रचार प्रसार करना होता था। मठ न कला के विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान देते थे। जो मठ होते थे वो कला के विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान देते थे। देखते हैं एक बार फिर,
यहाँ पर मध्यकालीन मठों का क्या कार्य था, क्वेश्चन हमारा ये है। मध्यकाल में चर्च के अतिरिक्त धार्मिक गतिविधि का केंद्र मठ होते थे। मठ की आबादी से, जो मठ होते थे वो आबादी से दूर स्थापित किए जाते थे। मठों में भिक्षु रहा करते थे, वे प्रार्थना करते थे, अध्ययन करते थे और कृषि का भी कार्य करते थे। मठों का मुख्य कार्य धार्मिक प्रचार प्रसार का कार्य होता था। मठों में कला के विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका होती थी, महत्वपूर्ण योगदान होता था। तो इस प्रकार से मध्यकालीन मठों के ये कार्य होते थे। प्रिय छात्र छात्राओं, इस प्रकार से ये पार्ट हमारा पूरा हो चुका है। पार्ट 1 पहले हमने दिया था और पार्ट 2 हमारा ये पूरा हो चुका है। और इस प्रकार से आप हमारे साथ जुड़े रहिए और वीडियो को देखते हुए आप सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को नोट करते हुए चले होंगे। प्रिय छात्र छात्राओं, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।